नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 10 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस एसआई हो, सीपीओ एसआई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीपीसी, रेलवे, इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है, राजस्थान बिकम्स 12th स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना यह 1 जून 2020 से शुरू की गई थी और एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ प्रवासी मजदूरों इन सब को मिल रहा है। इसके तहत अगर बात की जाए तो पहले क्या होता था कि जैसे बिहार राज्य से अगर कोई जा कर के पंजाब में कार्य कर रहा है, या उड़ीसा का व्यक्ति कोई आकर के हरियाणा में कार्य कर रहा है, तो उसे अनाज खरीदने में दुगना दाम देना पड़ता था। अब यह एक कार्ड रहेगा। जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी होती है, तो मोबाइल का पोर्ट करवाने के बाद पूरे देश में एक ही नंबर आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अब यह लोग एक देश एक राशन कार्ड, तो उसी राशन कार्ड जो इनका बना हुआ होता है लोगों का, उसका प्रयोग करके वह कहीं से भी अनाज प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से यह योजना अब राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो गया है जो वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। राजस्थान अब खुले बाजार में 2731 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई व्यवस्था के तहत अब राजस्थान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में पहले से ज्यादा सक्षम हो पाएगा। अब तक 12 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू किया है। राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना ने भी वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद 12 राज्य ओपन मार्केट से 33,440 यानी 33,440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकेंगे। दोस्तों, इसके तहत यानी कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। राज्यों के पास अपना प्रशासनिक खर्च उठाने तक की नकदी की कमी पड़ रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने 17 मई 2020 को इस व्यवस्था की शुरुआत की और इसे 1 जून 2020 से लागू किया गया। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम प्रक्रिया को पूरा करने वाले राज्यों को ओपन मार्केट से अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति होगी और राज्यों को अपने जीएसटी का ये पॉइंट याद रखिएगा, 2% तक का कर्ज लेने की अनुमति होगी। इसमें से 1% नागरिक केंद्रित 4 रिफॉर्म करने में सफलता हासिल करने पर कर्ज लेने की अनुमति मिलेगी। और वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू करने के पीछे केंद्र सरकार का यही उद्देश्य है कि सभी को उनके कोटे का अनाज मिले। तो राज्यों को भी यह योग्य लाभार्थियों की पहचान करके साथ में नकली, डुप्लीकेट या अयोग्य कार्ड धारकों की भी पहचान करना, इससे आसानी होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। इंडियाज फर्स्ट थंडर स्टार रिसर्च टेस्ट बेड टू बी एस्टैब्लिश एट बालासोर इन उड़ीसा। तो दोस्तों, बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो बालासोर में स्थित यानी भारत के मौसम विभाग ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। बिजली के हमलों के कारण, इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली के हमलों के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना। जैसे जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली जो गिरती है, उससे जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। यह सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आईएमडी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और इसरो के बीच सहयोग से स्थापित की जाएगी। दोस्तों, यह जो है, इसके अलावा आईएमडी ने भोपाल के पास परीक्षण किए गए अपनी तरह का पहला मानसून स्थापित करने की भी योजना भी बनाई है। वर्तमान में दोनों परियोजनाएं योजना के प्रथम चरण में हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस तरह से देख सकते हैं, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 बिगिन इन बेंगलुरु। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विभाग। दोस्तों,
और 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में वर्चुअल मोड में, यानी कह सकते हैं कि आभासी यानी ऑनलाइन कह सकते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय बागवानी मेला का उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा 5 दिवसीय लंबे आयोजन का जो आयोजन किया जा रहा है 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस में किया गया है। और इस बार का थीम जो है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आ रही है कि पहली बार इस कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, अर्थात प्रतिभागियों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है। और इस तरह से NHF अत्याधुनिक तकनीकों, फसल किस्मों, कीट एवं रोग प्रबंधन प्रथाओं, प्रसंस्करण विधियों का प्रदर्शन करेगा। IIHR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक सहायक एजेंसी है या सब्सिडरी कह सकते हैं। और ध्यान रखेंगे ICAR कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के पूसा में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 13 ग्लेशियर लेक्स इन उत्तराखंड सेंसिटिव, यानी दोस्तों 13 ग्लेशियर लेक, जो कि अब देखिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 7 फरवरी को ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्लांट में बाढ़ आने की वजह से, बांध टूटने की वजह से वहाँ पर आपदा आई हुई है। तो उसी से संबंधित यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड में टोटल 486 यानी 486 ग्लेशियर सूचीबद्ध हैं। इनमें से सिर्फ 6 ऐसे ग्लेशियर हैं जो कि जिनकी निगरानी हो पाती है। हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में करीब 1,500 ग्लेशियर मौजूद हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट गंगोत्री, जहां से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि आगे जाकर गंगा यानी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अलकनंदा कहाँ से आती है? संतोपथ हिमानी से। चौराबाड़ी, यहीं पर 2013 में घटना हुई थी। डोरियानी, पिंडारी, दूनागिरी, कफनी ग्लेशियर पर रियल टाइम निगरानी करता है, यानी इन 6 पर ही हो रही है। तो GSI के महानिदेशक डॉक्टर रंजीत रथ ने बताया है कि केदारनाथ हादसे यानी 2013 में हुआ था, बाद उत्तराखंड में 2014 से 16 के बीच में हिमालय क्षेत्र की ग्लेशियरों की सूची बनाई गई थी। इनमें से 13 ग्लेशियर झीलें बेहद संवेदनशील हैं, जिनमें ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड यानी ग्लोफ की संभावना सबसे अधिक है। पिछले 5 साल में करीब 1798 यानी 1798 प्रोजेक्ट ने पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया है। सबसे ज़्यादा 259 प्रोजेक्ट हरियाणा के हैं। महाराष्ट्र और उत्तराखंड के 200 प्रोजेक्ट हैं। 7 राज्यों में 100 से ज़्यादा परियोजनाओं में नियमों को तोड़ा गया है। तो यही कारण है कि आज देखिए कि इस तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और कितना विभत्स रूप ले लिया है। तो हिमानी या हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं। यानी ग्लेशियर किसे कहेंगे? हिमानी। यानी ग्लेशियर आर लार्ज स्केल मूविंग आइसबर्ग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट फ्लो डाउनवर्ड फॉलोइंग माउंटेन सील ड्यू टू देयर वेट। ध्यान रखेंगे जो अपने भार ग्रहण करने के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती हैं, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं या हिमनद कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे ग्लेशियल झीलों का निर्माण मुख्यतः ज़्यादा ऊंचाई वाले ग्लेशियर बेसिन में हिमनद, मोरैन, प्राकृतिक अवसाद। मोरैन क्या होता है आगे भी चर्चा करता हूँ। हिमानीकरण क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में मोरैन भी आता है, तो इसके बताता हूँ। तो इसमें जो है बहाव में अवरोध उत्पन्न होने के कारण होता है और मोरैन के कारण स्थलाकृतिक गर्त का निर्माण होता है, जिसमें हिमनदों के पिघलने से जल जमा होने लगता है, जिसके फलस्वरूप ग्लेशियल झील का निर्माण होता है। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि झील के स्तर में ज़्यादा प्रवाह न होने तक हिमनद से जल का रिसाव झील में होता रहता है और वैश्विक ऊष्मन के कारण जब हिमनदों के पिघलने का आवेग तेज हो जाता है तो अधिक मात्रा में झीलों की ओर जल का बहाव होने लगता है और झीलों में एकत्रित जल अचानक आउटबस्ट हो जाता है। इसी तथा फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी ही हम ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड
कहा जाता है। इस तरह की घटनाएं कहाँ पर होती हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर भूस्खलन के कारण, जिसे लैंडस्लाइड कहा जाता है, कारण जैसे अल्पाइन क्षेत्रों में ज़्यादातर देखी जाती हैं। इस तरह की घटनाएं आइसलैंड में भी हुई हैं, कनाडा में भी हुई हैं, अमेरिका में भी हुई हैं। तो इस तरह की घटनाएं, और यह एक प्राकृतिक घटना है, इसमें कोई कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए। तो इस तरह से हम बात करें तो विश्व भर में होने वाली विनाशकारी घटनाओं के लिए हिमनदों या मोरैन, कह सकते हैं, बांधों की विफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। छोटे अंतराल में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण इन बहाव क्षेत्रों में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वर्षा की तीव्रता, भूस्खलन तथा झीलों व अन्य जल निकायों की भूगर्भिक स्थितियों के बारे में अपर्याप्त आंकड़ों के कारण इनके परिणाम अप्रत्याशित रूप से विनाशक हो जाते हैं। हालांकि बीच बीच में रिपोर्ट आती रहती है कि हिमालय क्षेत्र पर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किए जाएं, क्योंकि इसके जो है प्रकृति का हम दोहन जितनी ज़्यादा मात्रा में करेंगे और वही बाद में प्रकृति हमसे बदला लेती है। तो इस तरह से 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन तपोवन विष्णुघर विद्युत परियोजना, जो कि 520 मेगावाट क्षमता थी, और ऋषि गंगा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड परियोजना जो 13.2 मेगावाट ग्लेशियर आउटबर्स्ट की वजह से आई फ्लड से क्षतिग्रस्त हो गई। तो दोस्तों ये तो रही घटना। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो दोस्तों ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, टोपोग्राफी इन्हें कहते हैं। यह जैसे कि पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, कास्ट के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो इसी तरह से हिमानीकरण क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ होती हैं और निक्षेपात्मक, यानी अपर्दन मतलब कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अपर्दन का मतलब क्या होता है, यानी चट्टान का टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। अपक्षय क्या होता है, चट्टान का टूट कर वहीं पर रह जाना वेदरिंग कहलाता है। तो इस तरह से यह अपर्दन होने के बाद जो नई स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम अपर्दनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। तो इसमें जैसे सर्क है, तीक्ष्ण कटक, एरेट है, गिरिशंग है, हॉर्न है, तो ये सब याद रखिएगा। वन लाइनर आप लोगों में कभी कभी प्रीलिम परीक्षा में आ जाता है। इसी तरह से निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ, यानी जहाँ पर जमाव होता है, तो जैसे ड्रमलिन है, एस्कर है और मोरेन है। इसी की चर्चा तो किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट becomes second most preferred national park in the list of top 25 नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, यानी विश्व के 25 नेशनल पार्कों में, यानी राष्ट्रीय उद्यानों में भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा स्थान मिला है। यानी कॉर्बेट को दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर तंजानिया के नेशनल पार्क ने जगह बनाई है, और तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, जिसकी राजधानी डोडोमा है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 13वां स्थान मिला है, और यह सूची दुनिया की बड़ी यात्रा वेबसाइटों में से एक ट्रिप एडवाइजर ने ऑनलाइन सर्वे में अपने ग्राहकों के अनुभव के आधार पर जारी किया। इससे पहले 2015 में इसने विश्व के ऐतिहासिक स्थलों की सूची जारी की थी, जिसमें हमारे देश के ताजमहल, कहाँ है ये, आगरा में है, को तीसरा स्थान मिला था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी, तब यह भारत का पहला और दुनिया का तीसरा नेशनल पार्क बना था। पार्क के भीतर मुख्य रामगंगा नदी बहती है, ये भी ध्यान रखना। पूछ लेता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी। यह गंगा की सहायक नदी है, नैनीताल से निकलती है और जाकर के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा से मिल जाती है। कन्नौज इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर इत्र विश्वविद्यालय यानी सेंट जिसे कहते हैं की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ सोना नदी, पालिन, मंडल को इसकी सहायक नदियां हैं। पार्क उत्तराखंड के जनपद पौड़ी व नैनीताल जिले के 521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 250 बाघ, 1224 हाथियों की मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरिगेंटी नेशनल पार्क, ये तंजानिया में है। दूसरे स्थान पे अपने देश का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मसाई मारा नेशनल पार्क, मसाई जनजाति भी पाई जाती है, कहाँ है, कीनिया की। दोस्तों कीनिया की राजधानी नैरोबी है। इसी तरह से ग्रांड टेटन नेशनल पार्क व्योमिंग अमेरिका में है। क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में है। दोस्तों अरेनल वोल्केनो पार्क कोस्टारिका में है। ग्रैंड कैनियन एरिजोना प्रांत, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है, याद रखना अमेरिका में है। जियान पार्क उटाह अमेरिका में ही है। टोरस डेल पैन
चिली में है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। फियरलैंड नेशनल पार्क न्यूजीलैंड में अवस्थित है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विदेशी सैलानियों का बहुत भाता है भारत में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क, और खासकर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर डिस्कवरी चैनल के साथ वहाँ पर फिल्म की शूटिंग, मतलब एक छोटी लघु फिल्म बनाई थी, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर इसका नाम हुआ और लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने के लिए आए। तो विश्व में पर्यटन उद्योग की स्थिति में बात की जाए तो घरेलू यानी 14% मई जून में, 3% विश्व में, 45% जुलाई सितंबर में, 24% सोचिए विश्व में, इसी तरह 25% अक्टूबर नवंबर में, 34% जो है विश्व में, 15% 2021 के अंत तक, 39% तक बढ़ोतरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह जो है आंकड़ा है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। यूनाइटेड अरब अमीरात स्पेस क्राफ्ट होप, ध्यान रखेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, हमारे देश से इसके बहुत अच्छे संबंध हैं। और संयुक्त अरब अमीरात का जो अंतरिक्ष यान है, सीधे आ जाएगा आपकी परीक्षा में, क्या नाम है, तो उसका नाम है होप। तो मंगल ग्रह के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है, यानी करीब 7 महीने पहले लाल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, और मंगलवार देर रात इसके कक्षा में प्रवेश करने की संभावना है दोस्तों। ऑर्बिटर जिसका नाम होप है, उसे अरबी में अमल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ने मंगल पर जाने के लिए लगभग 7 महीनों में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ मील की यात्रा की है। इसे वहां मंगल का पहला ग्लोबल वेदर मैप तैयार करने के लिए लक्ष्य से भेजा गया है लक्ष्य के लिए। तो यूएई का अंतरिक्ष यान करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। उसे मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल की पकड़ में आने के लिए करीब 27 मिनट तक अपने इंजन को चालू रखना होगा। इस बेहद अहम पल में अगर यूएई का यान सफल हो जाता है तो होप यान मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन शुरू कर देगा। इससे पहले चीन का, वहीं इसके पीछे चीन का एक ऑर्बिटर और लैंडर आज मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला है, और यह रोवर के अलग होने तक मंगल का चक्कर काटेगा और इनसफिशिएंट लाइफ के संकेतों को देखने के लिए मई में सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। इसी के अलावा परसेवेरेंस नाम का, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एक अमेरिकी रोवर भी अगले हफ्ते मंगल पर पहुंचने वाला है। इसकी लैंडिंग 18 फरवरी को होने की संभावना है। तो 1 दशक से चले आ रहे अमेरिकी यूरोपीय प्रोजेक्ट का यह पहला कदम होगा, जिसका लक्ष्य है कि मंगल की चट्टानों को पृथ्वी पर लाकर उनकी जांच करना। तो दोस्तों ये तो रही खबर। थोड़ा सा मंगल ग्रह के बारे में जान लीजिए। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यह सोलर सिस्टम है या सूर्य है, इसके सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण, वरुण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लूटो चूंकि अब 52वां ग्रह हो गया है। तो यह मंगल ग्रह की स्थिति क्या है? चौथे स्थान पर है, यानी सूरज से अगर क्रम से सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो यह चौथे स्थान पर आता है। कौन? मंगल ग्रह। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। सौर मंडल में बात करें, मंगल ग्रह सूर्य से 14.2 करोड़ मील की दूरी पर है, यानी सौर मंडल में यह चौथे स्थान पर आता है। धरती यानी हमारी पृथ्वी सूरज से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। मंगल ग्रह यानी धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग आधा है। जहां धरती का व्यास 7,926 मील है, वहीं मंगल का व्यास 4,220 मील है। दोस्तों याद रखेंगे कि मंगल सूरज का पूरा चक्कर 687 डेज में लगाता है, यानी इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूरज का चक्कर लगाने में 2 गुना वक्त लेता है, और यहाँ 1 साल 687 दिनों का होता है। यानी मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जिसे सोलर डे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर ठंड, धूल भरी आंधी का गुबार, बवंडर, पृथ्वी के मुकाबले यह सब मंगल पर कहीं ज़्यादा है। माना जाता है कि जीवन के लिए मंगल की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। गर्मियों में यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान
30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और जाड़े में यह शून्य से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इस तरह से धरती की तरह मंगल में भी 4 मौसम आते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। धरती की तुलना में मंगल में हर मौसम लगभग 2 गुना वक्त रहता है। तो इस तरह से धरती और मंगल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग होने के कारण धरती पर 100 पाउंड वजन वाला व्यक्ति मंगल पर 38 पाउंड वजन का होगा। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डेमोस और फेबोस, यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मंगल और पृथ्वी दोनों ही 4 परतों से बने हैं। पहली भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो लोहे और बेसाल्टिक पत्थरों से बना है, दूसरा मेंटल जो सिलिकेट पत्थरों से बना है, तीसरे और चौथे बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जीवन की संभावनाओं का तलाश किया जा रहा है। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% ऑर्गन, 0.14% ऑक्सीजन एंड 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के भी निशान पाए गए हैं। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया एंड अफगानिस्तान इंक्स MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लालंदर, ध्यान रखेंगे, लालंदर शाहतूत डैम इन अफगानिस्तान। सीधे आपके परीक्षा में आ जाएगा शाहतूत डैम किस देश में है। तो भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर शाहतूत बांध, जिसे लालंदर बांध के निर्माण के लिए 9 फरवरी 2021 को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग $300 मिलियन की लागत वाली यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। तो इस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ आतमार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों, लालंदर, जिसे शाहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करता है, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी भी प्रदान करता है। तो इस तरह से जल निकासी नेटवर्क का पुनर्वास करता है, क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधनों के प्रयासों में सहायता है। यानी ये मल्टीपर्पज कह सकते हैं डैम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। यानी भारत के बाद अफगानिस्तान मैत्री बांध, जिसे सलमा बांध कहते हैं, जिसका उद्घाटन 2016 में ही किया गया था, सलमा डैम का, यह ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो इसकी राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी है, अफगानी करेंसी है, 3.8 करोड़ इसकी जनसंख्या है, लैंग्वेज पश्तो और दारी है। यह आप देख सकते हैं मैप, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जो कि कुंभा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। अमेरिकन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर एज ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय। दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक गुरु, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर को अमेरिका के एक प्रख्यात विश्वविद्यालय ने वैश्विक नागरिकता दूत के तौर पर मान्यता दी है। विश्वविद्यालय ने रविशंकर को उनके शांति कार्यों, मानवीय कार्यों, आध्यात्मिक गुरु और वैश्विक अंतरधार्मिक नेता के तौर पर काम करने के लिए सम्मान दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और भोपाल में एक रंगमंच समूह संस्थापक बंसी कौल का निधन हो गया है। दोस्तों, पद्मश्री यह अवार्डी हैं, ध्यान रखेंगे बंसी साहब। तो यह इनका निधन हो गया है। कौल को 2014 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। GMR ग्रुप, दोस्तों भारतीय हवाई अड्डा संचालक और विमानन अवसंरचना डेवलपर GMR समूह, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ने एयरबस के साथ समझौता किया है, जो कि विमानन सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसर को पता लगाने के लिए नीदरलैंड के लीडेन में स्थित एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कॉरपोरेशन है। दोस्तों, 4 फरवरी 2021 को एरो इंडिया 2021 बेंगलोर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य यही है कि एरोस्पेस पाइसी तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक और सैन्य विमानों दोनों के लिए रख रखाव घटकों, प्रशिक्षण, यानी वहां पर डिजिटल और हवाई अड्डों की सेवाओं जैसे विमानन सेवाओं के कई रणनीतिक क्षेत्रों में संभावित तालमेल का पता लगाना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल कंक्लूड इन बांग्लादेश। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश का
14वां संस्करण 30 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह उत्सव 2008 से बांग्लादेश की चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और सप्ताह भर चलने वाले 2021 के ICFFB फिल्म फेस्टिवल में 37 देशों की 179 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है। तो फेस्टिवल में बांग्लादेश के अलावा भारत, आर्मेनिया, US, UK, आयरलैंड, जापान, चीन की फिल्मों को दिखाया गया है। यह फेस्टिवल दुनिया भर के बच्चों द्वारा और उनके द्वारा बनाई गई फुल लेंथ फीचर्स, शॉर्ट्स, प्रायोगिक फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों, बांग्लादेश आप देख सकते हैं चारों ओर से हमारे देश से घिरा हुआ है। हमारे देश का पार्ट ही था। 1971 में भारत ने इसे पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी युद्ध के द्वारा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस भारत के राज्य जो टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, ध्यान रखेंगे मिजोरम, असम, पत्री मेमिया, याद रखिएगा पत्री मेमिया, इससे भूलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, यह 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा जो है टका है, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। इंडिया स्लिप्ड टू 4th प्लेस इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल, यानी विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप आगामी जून में यानी इसी वर्ष लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाला है, जिसमें भारत की कह सकते हैं कि फाइनल में पहुंचने की जो बात की जा रही है उसमें संदेह हो गया है। पहला मैच चेन्नई में 227 रन से हार गया है भारत इंग्लैंड से। तो इस तरह से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में 4थे स्थान पर खिसक गया है। और चेन्नई के जो स्टेडियम है उसका नाम है चेपक, ध्यान रखेंगे। तो इस जीत में से मेहमान टीम ने पहली बार हो रही इस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया है। यानी ऐतिहासिक मैदान पर इस साल होने वाले, यानी लॉर्ड्स के मैदान पर होगा फाइनल में, न्यूजीलैंड की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, मैं बता चुका हूं। उसका विजयी अंकों का प्रतिशत 70% है, उसे अब कोई सीरीज नहीं खेलनी है। आईसीसी की ओर से जारी बयान के अनुसार चेपक में जीत के साथ इंग्लैंड का 70.2% अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। उसके उन 3 नतीजों में से एक हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है जो उसे फाइनल में जगह दिला देंगे। यानी इंग्लैंड अगर 3-1, 3-0, 4-0 से जीत करता है तो फाइनल खेलेगा। दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत टॉप पे चल रहा था, लेकिन 68.3 अंक के साथ 4थे स्थान पर खिसक गया है। टीम इंडिया को फाइनल में जगह बनाने के बाकी बचे तीनों मैच में से कम 2 मैच जीतने होंगे, क्योंकि 2-1, 3-1 के नतीजे के साथ ही वह फाइनल में जगह बना सकता है। तो इस तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज अगर ड्रॉ रहती है या इंग्लैंड 1-0, 2-1 या 2-0 से जीत दर्ज करता है तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में खेलने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका को घरेलू सीरीज में 2-0 से हराने के बाद पाकिस्तान चैंपियनशिप की तालिका में 5वें स्थान पर आ गया। साउथ अफ्रीका का 6ठा स्थान है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद वेस्टइंडीज 23.8% अंकों के साथ 7वें स्थान पर है और बांग्लादेश की टीम अंतिम स्थान पर है, जिसने अब तक कोई अंक हासिल नहीं किया है। ध्यान रखेंगे इसे। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज दोस्तों विश्व दलहन दिवस है। हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे नामित किया गया था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया। पहला विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। 2021 की थीम है एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, यानी न्यूट्रियस सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और इसमें जो है यह दिन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों, सूखी बीन्स, दाल, सूखी मटर, छोले, लुपिन के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में दालों का दालों के लिए जश्न मनाया जाए और 2016 के अंतर्राष्ट्रीय दलहन के बाद स्थायी खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे। जैसा कि वायसराय का सीरीज हम करा रहे थे और बीच में आप देख सकते हैं कि 1910 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब उसके आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि 1947 तक के सभी वायसराय को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में
जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। साथ ही बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। तब कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन था। इस तरह से दिल्ली के शाही राजधानी स्थानांतरण को और दिल्ली की राजधानी को भी यहाँ से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इसी समय यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और हार्डिंग के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके लिए वह भारत को समर्थन पाने में सफल रहा। इसी तरह से 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। दोस्तों, हार्डिंग के कार्यकाल में ही तिलक ने 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में ही पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया था। तो इस तरह की इतनी घटनाएं हुई थी। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले की भी मृत्यु हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे, ये ध्यान रखेंगे। और हिंदू महासभा के फाउंडेशन गांधी जी की वापसी 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड चेम्स फोर्ड। चेम्स फोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट यानी कह सकते हैं कि अब यह जो है अपना जो होम रूल लीग था उसको पूरा व्यापक स्तर पर फैलाया। और 1916 में ही याद रखिएगा लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक मंच पर आया। इसमें बाल गंगाधर तिलक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एनी बेसेंट, जिन्ना, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। और इसी समय यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी समर्थन मिला था। दोस्तों, 1920 में ही मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जिसे सर सैयद अहमद खान ने 1875 में स्थापित किया था। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था दोस्तों, जो कि एक काला कानून था। बिना अपील, बिना दलील किसी को भी ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था। व्यक्ति को गिरफ्तार करके संदेह की स्थिति में जिसका विरोध हो रहा था, जलियांवाला बाग उसी की परिणति। चेम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। तो इस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कह सकते हैं भारत सरकार, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, इसके तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अब आईएएस का एग्जाम इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा और एसपी सिन्हा जो है बनाए गए थे, पहले प्रथम भारतीय जो है गवर्नर बनाए गए थे। तो इस तरह से यह सब घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी दोस्तों। अब बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक थे। लॉर्ड रीडिंग के समय में गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश कह सकते हैं हो चुका था। हालांकि 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत, ये सब जो है उन्होंने प्रयोग कर चुके थे और असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। तो इस तरह से लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसे वापस ले लिया गया था। रीडिंग के समय में ही 1921 में मोपला विद्रोह, कहाँ है दोस्तों? केरल में मोपला जनजाति पाई जाती हुआ, जो खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था। इसके नेता जो थे कुछ अहमद हाजी, सीथी कोया थंगल और अली मुस्लियार थे दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में एम.एन. रॉय द्वारा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो यह इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं और इसी में 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना के.बी. हेडगेवार द्वारा की गई थी, यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वायसराय हैं लॉर्ड इरविन साहब। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान यानी 12 मार्च 1930 में सविनय अयोग्य आंदोलन, जिसे सिविल डिसओबियन
मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इरविन के ही कार्यकाल में ही 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की समीक्षा करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसका विरोध किया गया भारत में। उसमें सभी अधिकारी अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, उसी में लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तभी लाला लाजपत राय ने कहा था कि उसी समय जब वहाँ पर वो संघर्ष कर रहे थे और उसके बाद ही मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी हुई लाठियाँ आप अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होंगी। इस तरह से साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन्स थे और इसके सदस्य क्लीमेंट एटली भी थे, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1947 में भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें भारत को अधिशासी राज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। अपने कुछ अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। दोस्तों, इसी समय लंदन में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट किए थे। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और जिसके बाद गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। फिर इरविन के कार्यकाल में 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल, लाला लाजपत राय की हत्या बताए ही थे, जिसके विरोध में दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका था। 1929 में लाहौर षड्यंत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इरविन के ही समय में खनन और भूविज्ञान विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की भी स्थापना की गई थी। तो इतनी सारी घटनाएं इनके समय में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी इसी में, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आज यहाँ तक, फिर अगले सेक्शन में लगभग हम लोग वायसराय कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरी बातों को पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों का राय देते रहते हैं कि सर ये कराइए, तो जो भी इम्पॉर्टेंट लगेगा हम जरूर कराएंगे, आप लोगों की बात को भी हम रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों के सेशन में आते हैं आप लोग जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है आदि कुमार, शर्मिष्ठा सेन, रुपिंदर कौर, विनय चंद्रन पी, विवेक सिंह, विक्की, मुस्कान श्रीवास्तव, विश्वजीत कुशवाहा, बहात यूनिस, सूरज उपाध्याय, विनय शर्मा, राजेश कुमार, रोहित, आदित्य कुशवाहा, संजय नेगी, विजय गोने, मुस्कान हारून शेख, इतने लोगों ने आज कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे। आज पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा राज्य 12वां राज्य बन गया है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालासोर, कटक, थुम्बा या पुणे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1936, 38 या 34? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन सा बांध बनाया जा रहा है? शाहतूत बांध, सलमा बांध, दाहला डैम या कजाकी डैम? निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? मोरैन, सर्क, ड्रमलिन या मशरूम रॉक? ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, टका, दिरहम या क्यात? अब बात करते हैं, भारत के किस व्यक्ति को अमेरिका के एक प्रख्यात विश्वविद्यालय ने वैश्विक नागरिकता दूत के तौर पर मान्यता दी है? बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, अन्ना हजारे या सतगुरु? अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में पहले टेस्ट में हार के साथ भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में किस स्थान पर खिसक गया है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? 9वां प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी या 10 फरवरी? 10वां प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में महात्मा गांधी का आगमन भारत में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।